हेलो एवरीवन। आज हम संविधान में देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का भी वो प्रमुख होता है। सर्वोच्च सेनापति भी होता है राष्ट्रपति। अब देखते हैं निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है, जिसमें कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान जो है वो गुप्त होता है। निर्वाचन के लिए न्यूनतम कोटा बराबर कुल मतों का 50% धन 1 मत होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा के एक निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य होता है राज्य की जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुना 1000। ठीक है, अब संसद सदस्य का मत मूल्य बराबर होता है समस्त राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत के मूल्यों का योग बटे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों का योग होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता। तो भारत का नागरिक होना चाहिए सबसे पहले राष्ट्रपति को। न्यूनतम इसकी आयु जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने का यह पात्र होना चाहिए एवं लाभ का पद न धारण करता हो। नेक्स्ट है नामांकन हेतु 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक आवश्यक है। इसका कार्यकाल होगा 5 वर्ष का। पुनर्निर्वाचन की पात्रता भी होगी। अब देखते हैं शपथ। तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं संविधान के प्रति। त्यागपत्र, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ठीक है, अब देखते हैं महाभियोग। तो महाभियोग इसका आधार होता है संविधान का अतिक्रमण। महाभियोग के लिए कोई भी सदन आरोप लगाएगा। ऐसे आरोप का संकल्प उस सदन के 1/4 सदस्य द्वारा 14 दिन पूर्व की लिखित सूचना पर प्रस्तावित उस सदन के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना आवश्यक है। तत्पश्चात दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा और ऐसे अन्वेषण में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा और यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो इसमें से पहला हम देखते हैं कार्यपालिका शक्ति। तो इसकी कार्यपालिका शक्ति है पहला प्रमुख नियुक्तियां करना। प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट न्यायाधीश, राज्यपाल, महान्यायवादी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि। और दूसरा है प्रशासन। इसमें क्या है, केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन। ठीक है, नेक्स्ट है विधायी कार्य। इसमें क्या है, विधायी कार्य में संसद सत्र बुलाना, सत्रावसान एवं लोकसभा भंग करना, विधेयक पारित होने हेतु राष्ट्रपति की स्वीकृति भी आवश्यक है। राज्य पुनर्गठन, धन एवं संचित निधि पर भार डालने वाले वित्त विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। राज्यसभा में 12 का मनोनयन। नेक्स्ट है विधेयक के संबंध में शक्ति। तो विधेयक के संबंध में क्या शक्ति है, धन विधेयक एवं वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से प्रस्तुत। सामान्य विधेयक के संबंध में स्वीकृति या पुनर्विचार हेतु वापस। सदन द्वारा पुनर्विचार के बाद दोबारा भेजे गए विधेयक को राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। देखते हैं कि जो हमने ऊपर देखा क्षमा, प्रविलंबन, विराम, उसका क्या अर्थ होता है। क्षमा, इससे अपराधी को सभी दंडादेश, दंड और निर्हरताओं से मुक्ति मिल जाती है। वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है मानो उसे कोई दंड दिया ही न गया हो, अर्थात उसे पूरा
क्षमा मिल गया हो। प्रविलंबन, दंड देने में विलंब, जैसे मृत्युदंड का अस्थायी निलंबन हो जाता है इसमें। विराम, किसी दंड से कुछ समय के लिए छूट देना, जैसे किसी दंडित गर्भवती महिला को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। परिहार, दंड की मात्रा कम करना, परिहार से दंड की मात्रा घटती है किंतु दंड की प्रकृति नहीं बदलती, जैसे 2 वर्ष के कारावास को परिहार करके 1 वर्ष कर दिया जाता है। निलंबन, इसमें किसी दंडादेश को निलंबित कर दिया जाता है। लघुकरण, किसी दंडादेश के स्थान पर दूसरे प्रकार का उससे हल्का दंडादेश देना, उदाहरणार्थ कारावास के स्थान पर उसे जुर्माना देना पड़ता है और उसे कारावास नहीं होता है।